नमस्कार, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के 20+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मानव स्वास्थ्य, पोषण और रोग से संबंधित ये छठवां क्लास है दोस्तों। और इसमें आज हम लोग लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्लास से शुरू करते हैं। क्लास से शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी साथियों। तो चलो दोस्तों, चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है मानव पोषण और रोग। दोस्तों, उससे संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इसमें, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है वो विषाणु जनित बीमारियों से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि आपको पहचानना है इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु से होते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है तपेदिक, हार्पिज और रेबीज, मम्स, रेबीज और हार्पिज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, छोटी माता, कैंसर और तपेदिक। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो एक ऑप्शन है, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो विषाणु द्वारा जनित रोग है ऑप्शन नंबर बी में, वो क्या है आपका मम्स, रेबीज और हार्पीज। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाफट। और बाकी जो है ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जिसे रानीखेत नाम से जानते हैं। वो बीमारी किन प्राणियों में या किस वर्ग में फैलता है। इसमें ऑप्शन दिया है मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी, गायों में, बकरियों में या घोड़ों में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका मुर्गियों में। दोस्तों, जो मुर्गी फार्म होते हैं, जो जहाँ पे मुर्गी पालन होता है, वहाँ पे ये रोग देखने को मिलता है, जिसे रानीखेत के नाम से जाना जाता है। वो होता है मुर्गियों से संबंधित बीमारी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुर्गियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं को फूट एंड माउथ रोग होता है। कौन कह रहा है यहाँ पे, को होगा, का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पशुओं को होता है, आपको कौन सा रोग होता है, फूट एंड माउथ रोग। तो वो किसके कारण होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है सर। ठीक है, तो आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो दोस्तों इसका आंसर आप जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, और नहीं जानते तो कृपया करके आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विश्व भर में ये रोग फैलता है पशुओं में, फुट एंड माउथ रोग, वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों, ये होता है आपका किसके कारण, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। विषाणुओं के कारण ये रोग होता है, फुट एंड माउथ रोग। फुट एंड माउथ रोग दोस्तों पशुओं में होता है और वो विषाणुओं के कारण फैलता है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है भिंडी जो सब्जी होती है, पौधा होता है भिंडी का, उसमें पित्त वर्ण शीरा की बीमारी होती है। यानी कि जो पत्ते होते हैं भिंडी के पौधे की, वो पीले रंग की हो जाते हैं। वो बीमारी होती है, वो किसके कारण होती है। तो दोस्तों, वो किसके कारण होती है उसकी जवाब बताइए आप। तो उसका जवाब है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सफ़ेद मक्खियों की वजह से। सफ़ेद मक्खियों की वजह से ये जो है पित्त वर्ण शीरा बीमारी होती है, किसमें, भिंडियों में। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी सारे एंजाइम दिए हुए हैं, वो सारे एंजाइम जो है एक पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। तो इसमें दूध को पाचन क्रिया में सहायता करने वाली वो है आपका रेनिन। क्या है, दूध प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम काम आता है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में काम आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आपको। और यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका रेनिन। क्या होने वाला है, रेनिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे प्यारे साथियों, आप क्वेश्चन का आनंद लेते रहिए और नोट करते जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। दोस्तों, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, वो ऑप्शन में दिया हुआ है, नोट करिए। इसका राइट आंसर होने वाला है आपका
सर रोनाल्ड रॉस, क्या होगा? रोनाल्ड जी ने इसका खोज किया था। सर रोनाल्ड रॉस किसका खोज किया? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज किया। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टार लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए खनिज जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन होगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला है आपके पास। कह रहा है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी समस्थानिक ट्यूमर की पहचान में या ट्यूमर के ट्रीटमेंट में सहायता प्रदान करता है? दोस्तों तो ट्यूमर की पहचान के लिए जो तत्व है उसका समस्थानिक आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो होता है रेडियोधर्मी तत्व है जिसका इस्तेमाल ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। दोस्तों कोबाल्ट 60 जो होता है वह रक्त कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों किसमें? रक्त कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसमें? रक्त कैंसर में। ठीक है दोस्तों, रक्त कैंसर में आपको इस्तेमाल किया जाता है। और ये होता है आपका ट्यूमर में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये होता है थायराइड ग्लैंड में इस्तेमाल। ठीक है, हम सभी क्वेश्चनों को चाहेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सभी ऑप्शनों को अच्छे तरीके से बता दूं। तो ये थायराइड ग्लैंड की जो ग्रंथि हो, थायराइड ग्लैंड की ग्रंथि, उसकी ट्रीटमेंट में आपका इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन 131 और आर्सेनिक आपका ट्यूमर में। कोबाल्ट 60 होता है जो रक्त कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा दोस्तों अगला क्या है? सोडियम 24। तो सोडियम 24 का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम 24 का होता है रक्त व्यतिकरण में, यानी कि रक्त से संबंधित जो भी रोकथाम होता है, यानी कि जो रक्त का जो प्रवाह होता है उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है सोडियम 24 का। ठीक है, नोट कर लिया। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, यही हमारे लिए सपोर्ट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये सारे क्वेश्चन आपको सर दोस्तों रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे और देखने को मिल भी रहे हैं। और दोस्तों एसएससी में ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये सब सारे। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। विकार का मतलब दोस्तों रोग। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक जेनेटिक रोग है। दोस्तों ये जो हीमोफीलिया जेनेटिक रोग है उसका क्या कारण, मतलब उस रोग में क्या होता है? तो कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रोमेटिन हृदय रोग हो जाता है, WBC में कमी होती है, या फिर रक्त का स्कंदन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे रक्त का स्कंदन होता ही नहीं है, यानी कि रक्त लगातार शरीर से बहती रहती है बाहर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट आंसर है। रक्त स्कंदन का न होना, यानी कि रक्त का थक्का न बनना, ये होता है हीमोफीलिया में प्रॉब्लम। और दोस्तों ये चीज़ नोट करिए, जो हीमोफीलिया रोग है ना उसमें जो है स्त्री जो है इसका वाहक होती है। क्या होती है? स्त्री जो है वाहक होती है हीमोफीलिया का। बट ये प्रॉब्लम किस में देखने को मिलते हैं? तो वो पुरुषों में देखने को मिलते हैं। किसमें? प्रॉब्लम पुरुषों में देखने को मिलते हैं, लेकिन स्त्री जो होती है इसको वाहक होती है। वाहक का मतलब ये होता है कि स्त्रियों की वजह से पुरुषों में होता है और पुरुषों में ये लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हीमोफीलिया का, कि हीमोफीलिया में प्रॉब्लम क्या होती है और किसकी वजह से होती है और किस में दिखाई पड़ती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और सारे पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन है आपका, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी इफेक्टेड होता है? कौन सा अंग प्रॉब्लम में हो जाता है एल्जाइमर रोग की वजह से? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है आपका कान, आँख, मस्तिष्क और पेट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो इसका जवाब दीजिए और नहीं पता है तो आप फटाफट नोट करिए। दोस्तों एल्जाइमर रोग जो होता है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है एल्जाइमर रोग। मस्तिष्क के संबंधित ये रोग है एल्जाइमर। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से संबंधित पहले समझ लीजिए हमसे, हम आपको बता रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट का दिखाई देगा, दूर की दिखाई नहीं देती है। दूर की जो होती है वो नहीं दिखती है। क्या होती है? नहीं दिखता है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? और दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में जो है दोस्तों वो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। चलिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बताएंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष में पहली बात तो दूर की दिखाई नहीं देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखती है। नोट कर लिया? ठीक है। अब दूसरी बात कि इसका उपचार कैसे करते हैं? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात ये कि दोस्तों ये इसमें हो क्या जाता है, तो इसमें दोस्तों लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या बताने वाला हूँ कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष में, सॉरी राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देता है। और दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, निकट का नहीं दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ट्रिक सुनिए। इसमें ट्रिक क्या है कि जो दूर दृष्टि दोष है, निकट का नहीं दिखता है, उसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए दू जो है उसका मात्रा ऊ की है ना, तो ऊ से होता है उत्तल लेंस। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या होती है? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो ये ट्रिक है कि ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और एक आप याद कर लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए याद कर लिए कि उत्तल लेंस है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप जाहिर सी बातें कर देंगे उत्तल लेंस। ठीक है, ये होता है आपके ट्रिक, जो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष के लिए। और चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी कठिनाई होती है। तो दोस्तों दूर दृष्टि से पीड़ित आदमी को पास की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है। किस में दिक्कत होती है? पास की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होता है, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है। क्लियर हो गया होगा आपको इन सभी से। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो कैसे होती है दोस्तों? तो ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए की कमी से, या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी से, और या फिर रक्तचाप के बढ़ने से, या ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है 1/4 जो है आपका विटामिन ए, शरीर में कैल्शियम कमी, या फिर जो है ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला इसका राइट आंसर वाला? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा नामक बीमारी है जिसकी वजह से क्या होता है, निद्रा की बीमारी आती है। निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से रोग होता है आपकी निद्रा का रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाने वाला जो इसमें है वह है आपका मिसल्स यानी खसरा। खसरा जो है दोस्तों वो एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। बाकी कुष्ठ रोग जो है एंटीबायोटिक, टिटनेस और हैजा, इन तीनों को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक करते हैं, बल्कि मिल्स यानी खसरा जो होता है उसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही हल्का हो लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है। आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो ये गलत बात है। इन्हें आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए और नोट करिए। और जब सीरियस होकर पढ़ता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखता है, उन्हीं का सपना पूरा होता है, उन्हीं के माँ बाप का सपना पूरा होता है। और जो बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर सकता, उसे चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी से जीने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। तो सबसे पहली बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कहेंगे कि हमें लगातार कॉन्सेंट्रेट होकर सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा और लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्रित रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। सफलता 1-2 नंबर से ही चूक जाती है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि सबसे ए मात्रा सबसे किसमें पाई जाती है, तो गाजर जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ से अब आपको और भी चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे कि यकृत होता है, उसमें भी विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, यकृत में क्या होता है, विटामिन डी और विटामिन ए पाया जाता है। और पालक में दोस्तों आयरन की मात्रा पाई जाती है। और ये जो आयरन होता है दोस्तों, इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग, रक्त अल्पता रोग, जो कि गर्भवती महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है, महिलाओं में भी। इसलिए हम आपको कहेंगे कि इसका राइट। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे कई पॉइंट क्लियर हुआ कि यकृत में भी विटामिन ए विटामिन डी पाए जाते हैं और पालक में आयरन पाया जाता है, जो जिसकी कमी से एनीमिया रक्तता की कमी हो जाती है दोस्तों। और गाजर में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता या क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा तत्व है? दोस्तों हमारे शरीर में जो एसिडिक और जो है बेसिक जो है उसके बीच में बैलेंसिंग करने का काम एक तत्व करता है। उस तत्व का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो वो तत्व कौन सा होने वाला है? तो वो तत्व है आपका, आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर आपके पास है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। ये फास्फोरस जो है दोस्तों, ये फास्फोरस की वजह से हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता में बैलेंसिंग बनी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? ये ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, चारों ऑप्शन, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। तो इनमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो दोस्तों दूध में जो प्रोटीन होता है उसकी जो पाचन के लिए जो एंजाइम होता है वो तो आपने पढ़ लिया, नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है दोस्तों? तो दोस्तों दूध जो खराब होता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होती है, उसकी वजह से दूध जो होता है वो दही भी बन जाता है और वो ख़राब भी हो जाता है। दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूध जो है उस लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से ख़राब हो जाता है। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि दूध से दही कैसे बनता है, कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से? तो आप कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साथियों। कह रहा है कि ब्लू बेबी कह रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्लू बेबी होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू बेबी नामक एक रोग होता है दोस्तों। ब्लू बेबी रोग नामक जो होता है वो पीने वाले जल में किसकी मात्रा की वजह से, विद्यमान होने की वजह से होता है। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। हम एक अच्छा सा पेज ले लेते हैं और उस पर मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। तो जो ब्लू बेबी रोग होता है दोस्तों, वो पीने की पानी में, किसमें? पीने की पानी में। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, राइटिंग पे ध्यान न दीजिए, जो बोल रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से नोट करिए। जो पीने की पानी होती है, ठीक है, पीने की पानी, उसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा, किसकी मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कितना ज़्यादा हो जाती है, तो ये रोग बच्चों में, शिशुओं में, यानी कि बच्चों में ये रोग होता है ज़्यादातर। और उनके शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों नीला पड़ने का कारण क्या है? जो होता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होती है ब्लड में, आरबीसी में, वो नष्ट हो जाती है बच्चों। और नष्ट होने की वजह से वो शरीर पूरा नीला पड़ जाता है और वो बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो मेन क्वेश्चन, मेन कारण आपका होगा कि जल में नाइट्रोजन की मात्रा की अधिकता की वजह से, पीने वाले पानी में, उसकी वजह से बच्चों में यह रोग ज़्यादातर होता है और वो शरीर नीला पड़ जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और इस तरह से पॉइंट क्लियर होने पे आप ऑप्शन भी सही तरीके से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आप जान ही गए होंगे।
ट्रेट बोल रहे हैं यहाँ पे, हैं नाइट्रोजन या नाइट्रेट, मतलब उसकी जो है यौगिक है, जितना आप समझ सकते हैं। मैंने बेसिकली रूप से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाइट्रोजन ऑप्शन में नाइट्रेट दिया है तो आप टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भी या नहीं। नहीं, अब अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, मानव पोषण और रोग, और इससे संबंधित आज 6वां क्लास है। तो अगर आप सारे क्लास को ले लेते हैं तो आपको इन टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं होने वाला है और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।